हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पर स्वागत करता हूं। तो आज डेट हुई है 22 सितंबर। तो रोज की तरह कुछ नए टॉपिक आज भी हैं। आज की करंट अफेयर क्लास के अंदर हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। और आज के हमारे जो दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वह रहने वाले हैं वैभव शिखर सम्मेलन और दूसरा रहेगा सिंधु जल संधि। तो हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से सिंधु जल संधि तो हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन वैभव शिखर सम्मेलन का जो कॉन्सेप्ट है यह कॉन्सेप्ट अभी नया है और इसीलिए यह चर्चाओं में भी बहुत ज्यादा बना हुआ है। बाद में आपको यह बताऊंगा कि सिंधु जल संधि करंट अफेयर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसकी चर्चा हो रही है। तो दोनों टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए अगर आप भी चाहते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाए तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसी के साथ चलिए हमारा पहला टॉपिक जो है वैभव इंडिया का, वैभव शिखर सम्मेलन का, इसको शुरू कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री अब क्या करने वाले हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लगातार कुछ ना कुछ नई नई चीजें लाते रहते हैं, कुछ ना कुछ नए कार्यक्रम देश में आयोजित करते रहते हैं। तो ये भी एक उनके द्वारा आयोजित किए जाने वाला एक नया कार्यक्रम है। तो आने वाले जो 2 अक्टूबर है, देखो भाई ये बताओ पहले भाई कि 2 अक्टूबर को हमारे देश में क्या होता है। मुझे उम्मीद है आप सबको पता है कि 2 अक्टूबर को होती है गांधी जयंती। महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गांधी जयंती का मनाया जाता है। तो लगातार क्या होता है कि ना, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा 2 अक्टूबर को कुछ ना कुछ नया कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है। तो इस साल भी वह एक नया कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, वह है वैभव शिखर सम्मेलन। वैभव समिट का उद्घाटन करने वाले हैं। तो इसीलिए यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब ये वैभव क्या है, वैभव समझ लेते हैं। तो यह वैभव जो है ये दरअसल क्या है, वैसे तो शिखर सम्मेलन है, लेकिन इस शिखर सम्मेलन का मतलब क्या है। इस शिखर सम्मेलन का मतलब है, इसमें पहले वैभव जो है, वैभव 3 पार्ट्स के अंदर है, ठीक है ना। तो पहला जो VAI है, इस VAI का मतलब है वैश्विक। VAI से क्या बन रहा है, वैश्विक। BHA से बन रहा है भारतीय और V से बन रहा है वैज्ञानिक समिट। तो क्या है वैभव, वैभव एक समिट है। किसकी समिट है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिकों की एक शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित की जाने वाली है। 2 अक्टूबर के से शुरू होगी है और 1 महीने के आसपास यह चलेगी। तो इसीलिए टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह वैज्ञानिकों को लेकर के अब भारत के अंदर एक वैश्विक रूप से एक समिट यानी कि शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला है। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इसका जो बेस है वो आपको क्लियर हो गया, कीवर्ड्स जो थे आपको कीवर्ड्स क्लियर हो गए होंगे अब। चलिए थोड़ा आगे समझ लेते हैं। तो अब इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन कौन आएगा, क्योंकि शिखर सम्मेलन है, जाहिर सी बात है। और दूसरी बात ये शिखर सम्मेलन किस स्तर पर है, वैश्विक स्तर पर है, ग्लोबल लेवल पर हो रहा है ये। तो जो ग्लोबल का मतलब क्या है कि भाई ऑल ओवर वर्ल्ड से भाई लोग आने हैं, ठीक है ना। ऑल ओवर लोग, जो वर्ल्ड के लोग हैं वैसे तो पार्टिसिपेट करेंगे। अगर कोरोना पैंडेमिक नहीं होता तो शायद यह हो सकता है कि लोग भारत में आते और उसके बाद एक कार्यक्रम आयोजित होता। लेकिन कोरोना पैंडेमिक की वजह से आजकल जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो सब कार्यक्रम किस प्रकार से हो रहा है, सब ऑनलाइन है। कुछ भी क्या हो रहा है, शारीरिक उपस्थिति के साथ नहीं मनाया जा रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा रहा है, यहाँ पर कौन आ रहा है, यहाँ के अंदर अब प्रवासी भारतीय और देश के वैज्ञानिक, ठीक है ना, और शिक्षाविद। यानी कि मतलब ग्लोबल लेवल पर है, वैश्विक स्तर पर यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसके अंदर कौन आएगा, प्रवासी भारतीय और हमारे देश के, प्रवासी भारतीय और हमारे देश के कौन शामिल होंगे, वैज्ञानिक और शिक्षाविद। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा ये क्या है, वैभव क्या हो रहा है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन पार्टिसिपेट करेगा, वैज्ञानिक तो पार्टिसिपेट करेंगे करेंगे, नाम से क्लियर हो गया हमारे को, वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक कार्यक्रम कौन संभालेगा, वैज्ञानिक ही संभालेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम विज्ञान के क्षेत्र में। दूसरी बात यहाँ पे कौन दूसरा आ रहा है, शिक्षाविद। यानी कि जो बहुत सारे जो शिक्षाविद हैं, जो बड़े बड़े जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है अलग अलग क्षेत्रों की, तो उस प्रकार के लोग भी इस कार्यक्रम के अंदर अब पार्टिसिपेट करने वाले आएंगे और हिस्सा लेंगे। अब इस कार्यक्रम के अंदर क्या होने वाला है ये समझते हैं। ये तो पूरा पूरा कार्यक्रम है, ये लगभग 1 महीने चलेगा, यानी कि महीने भर रहने वाला कार्यक्रम है। इसके अंदर ऑनलाइन चर्चाएं होंगी अलग अलग विषयों को लेकर के। तो अलग अलग विषयों पर ऑनलाइन चर्चाएं करने वाले हैं। किस प्रकार के विषय रहने वाले हैं हम यह समझ लेते हैं। तो इसके अंदर विषय जो रहेंगे ऐसे कि हम समझ सकते हैं, वैज्ञानिक सम्मेलन है तो क्या होगा, लगभग विज्ञान के जो टॉपिक हैं वही इसके अंदर शामिल होंगे। तो किस प्रकार के टॉपिक इसके अंदर लिए जा रहे हैं यह समझ लेते हैं। तो इसके अंदर टॉपिक आ रहे हैं क्वांटम प्रौद्योगिकी, मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, संचार जो तकनीक होती है उसको लेकर के, इस प्रकार के बहुत सारे जो विषय होने वाले हैं उन विषयों को लेकर के इस समिट के अंदर चर्चा की जाएगी। और कहीं ना कहीं जो सॉल्यूशन होंगे, यानी कि मतलब जैसे जो भी परेशानियां चल रही हैं देशों को लेकर के, भारत को लेकर के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में जो जो परेशानी है उन परेशानियों को जिक्र किया जाएगा, उन पर चर्चा की जाएगी। और उसके बाद उनके लिए उचित उपाय निकाले जाएंगे कि किन उपायों के आधार पर उन चुनौतियों से, समस्याओं से उभरा जा सकता है। तो इस प्रकार के विषय जो होने वाले, क्वांटम प्रौद्योगिकी, मशीन लर्निंग,
संचार टेक्नोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इनके ऊपर चर्चाएं होंगी और इनसे जुड़ी जो चुनौतियां हैं, चुनौतियों के समाधान को लेकर के ये लोग बात करने वाले हैं। वहां पे एक चीज देखते हैं हम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी मामले होते हैं, हर जगह पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लगातार डिस्कशन होता है और यह ऐसा वर्ड है लगातार हर जगह पर पाया जाता है। पिछली क्लास के अंदर मैंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में बताया था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एक इंटेलिजेंस है तो सही, लेकिन वो इंटेलिजेंस कैसी है, आर्टिफिशियल, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन उसको बना दिया गया उस प्रकार से। अब तक अगर इंटेलिजेंस को लेकर के बात करें तो इंटेलिजेंस जो नेचुरल होती है, यह नेचुरल इंटेलिजेंस ह्यूमंस के अंदर पाई जाती है, सभी ह्यूमंस में होती है। तो अगर हम कोई ऐसी मशीन डेवलप करें जो ह्यूमन की तरह ही व्यवहार करे, काम करे, तो उस चीज को किस में लिया आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत उसको फिर काउंट किया जाने लगता है। तो यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा डेवलप भी हो रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि भाई बहुत सारे ह्यूमन रोबोट्स आ रहे हैं जो ह्यूमंस की तरह ही बिहेव करते हैं, सारे काम कर लेते हैं। फिल्म सबने देखी हुई है, जैसे कि हमारी बॉलीवुड की थी, बॉलीवुड की फिल्म थी रोबोट। तो वो फिल्म तो बहुत सारे लोगों ने देखा है, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। तो यह उन विषयों की बात हो गई है कि जिसके ऊपर इस वैभव समिट के अंदर चर्चा होने वाली है। अब यह समझते हैं कि उद्देश्य क्या है, कुछ कुछ उद्देश्यों की बात तो मैं करता हुआ आ ही रहा हूँ लगातार, क्या क्या करना है। तो अब यह समझते हैं कि इसको वास्तव में जो उद्देश्य रखे गए हैं इस समिट के लिए वो क्या है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में जो जो चुनौतियों को भारत फेस कर रहा है, चुनौतियां लगातार सामने आ रही हैं, तो उन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या क्या समाधान हो सकते हैं, उपाय हो सकते हैं, कौन कौन से रास्ते अपनाए जाने चाहिए, उन सभी चीजों को लेकर के यहाँ बात की जाने वाली है। और सभी जो शिक्षाविद होंगे और वैज्ञानिक जो हैं वह सभी अपनी राय प्रकट करेंगे। तो सब बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं समाधान निकलने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। इसके अलावा सहभागिता व सहकारी साधन, कहीं ना कहीं भारत अब यहाँ पे यह उम्मीद कर रहा है कि इन सभी लोगों के साथ मिलकर के, यानी कि जो बड़े बड़े ये वैज्ञानिक है, शिक्षाविद है, इन लोगों के साथ मिलकर के इन चुनौतियों के समाधान के लिए तो कार्य किए ही जाए। साथ ही साथ क्या हो, भारत और भारत की जो ग्लोबल लेवल पर सहभागिता है विज्ञान के क्षेत्र में और शिक्षाविदों के साथ में, इसको क्या किया जा सके, इसको अब और ज्यादा सुधारा जा सके, सहभागिता को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ जो सहकारी साधन है जिससे आपस में सपोर्ट बन सकता है, मदद हो सकती है, तो इस प्रकार की चीजों को भी बढ़ावा दिया जाए और चीजें लगातार बढ़ती रहे और तकनीक के क्षेत्र में भारत विकास करे। इसके तहत कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर जो भारत था हमारा और हमारा जो डिजिटल भारत की पहल चल रही है, इन दोनों पहलों को भी बहुत ज्यादा महत्व या बढ़ावा मिलने वाला है। कहीं ना कहीं उसके क्षेत्र में भी ऑनलाइन जो हमारा डिजिटल इंडिया का क्षेत्र है, आत्मनिर्भर भारत का क्षेत्र है, कहीं ना कहीं इसके तहत भी काम किए जाएंगे, इनको भी महत्व दिया जाएगा। यहाँ भी बहुत सारे जो काम हो रहे हैं उनको बल दिया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आप अगली बात कर लेते हैं ग्लोबल आउटरीच को लेकर। तो ग्लोबल आउटरीच को उसमें बल जाएगा और ग्लोबल आउटरीच करते 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 साथ साथ क्या होने वाला है, ज्ञान में नवाचार तंत्र को विकसित करने वाले, ताकि यहाँ पे कोशिश रहेगी कि ग्लोबल आउटरीच को तैयार करते करते ज्ञान और नवाचार के लिए एक महत्वपूर्ण जो तंत्र होता है, उस तंत्र को, पारिस्थितिकी तंत्र को डेवलप किया जा सके, जिससे कि तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे नए नए काम हो सके, जो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में, डिजिटल इंडिया में, आत्मनिर्भर भारत के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। इसके अलावा और भी बहुत सारी उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है, लेकिन वो सारे उद्देश्य किस प्रकार के रहेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में सारे जो भी काम है, जो भी समस्याएं आ रही हैं या जो भी भारत नया करना चाहता है, उनको लेकर के जो काम होंगे वह अब वैभव शिखर सम्मेलन के अंदर रखे जाएंगे, चर्चाएं होंगी और समाधान निकाले जाएंगे। आई होप आपको यह क्लियर रहा होगा। इसका जो आयोजक, ये सभी जो चीजें थी इससे जुड़ी हुई सब महत्वपूर्ण बातें थी। अब बात रह गई है कुछ आयोजक और महत्व को लेकर के। तो जाहिर सी बात है, कोई देखो ग्लोबल लेवल पर कार्यक्रम हो रहा है तो किसी एक व्यक्ति के बस की तो खैर ये करवाना है ही नहीं। तो इसमें क्या होने वाला है, ये है एक संयुक्त कार्यक्रम है। संयुक्त कार्यक्रम किस प्रकार, इसमें कई विभाग जो है, कई डिपार्टमेंट्स हैं, वह सभी पार्टिसिपेट करेंगे। तो किस प्रकार की चीजें देखते हैं। तो आयोजक कौन हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और शैक्षणिक संस्थान। तो कई बहुत सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है वह सभी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वह सभी इसको आयोजित कर रहे हैं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे करके। क्योंकि बता चुका हूं कि किसी एक के देखो बस के तो है नहीं इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करवाना, तो कहीं ना कहीं यह सभी लोग मिलजुल करके इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यानी कि DRDO की, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और इस कार्यक्रम के आयोजन में सरकार की मदद कर रहा है। तो यह है इसके महत्वपूर्ण आयोजक है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो वैभव शिखर सम्मेलन था, वैभव समिट है, इसको किसने आयोजित करवाया या किसके सहयोग से यह आयोजित हुई। तो आपको याद रखना है कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उन लोगों ने मिलजुल के कार्यक्रम आयोजित किया था और साथ ही साथ इसमें DRDO ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा महत्व को बात कर रहे थे, महत्व को लेकर के इसका बहुत सारा महत्व है, जैसे कि बता चुका हूं मैं, डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में इसका बहुत ज्यादा महत्व है।
ठीक है ना। मेक इन इंडिया के क्षेत्र में बहुत ज्यादा महत्व है, आत्मनिर्भर भारत के अंदर बहुत ज्यादा महत्व है इसका। साथ ही साथ अटल इनोवेशन मिशन चल रहा है भारत का, भारत के अंदर अटल इनोवेशन मिशन है, ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह जो पूरा मिशन है यह अटल इनोवेशन मिशन के अंदर भी बहुत ज्यादा बढ़ावा देने वाला है। और बाकी आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे यह भी उम्मीद की जा रही है कि यह जो वैभव इंडिया का समिट है यह नई शिक्षा नीति को लेकर के भी अपनी महत्वपूर्ण योगदान देगा। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, कई बार हमने बात करी है कि भाई नई शिक्षा नीति भारत में लाई गई है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यह सोच रही है कि अब इसी समिट के अंदर नई शिक्षा नीति के ऊपर चर्चाएं की जाएं और नई शिक्षा नीति को किस प्रकार से देश में लागू किया जाएगा और इसके किस प्रकार से परिणाम सामने आ सकते हैं, उन सभी बातों को लेकर के चर्चाएं की जाएंगी। साथ ही कहीं ना कहीं सरकार यह भी कोशिश कर रही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है अगर उसके ऊपर चर्चा करके यहाँ पे यह भी कोशिश की जाएगी कि जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू करने के बाद कैसे अधिकतम संतुष्टि, अधिकतम लाभ, अधिकतम शिक्षा का उच्च स्तर प्राप्त किया जा सके। तो उस प्रकार की चीजों को लेकर के भी इसके अंदर चर्चा की जाने वाली, तो यह इसका महत्व था। तो यह सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो किससे जुड़ी हुई थी, वैभव शिखर सम्मेलन यानी कि वैभव समिट से जुड़ी हुई थी। चीजें याद रखने वाली क्या है, यहाँ पे याद रखने वाली बातें बता देता हूँ जहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो वैभव शिखर सम्मेलन हो रहा है कब, उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी, डेट याद रखना 2 अक्टूबर को। बहुत ईजी है भाई, महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनके जन्म दिवस के अवसर पे ये आयोजित किया जा रहा है, उद्घाटन हो रहा है। तो ये बात हो गई। वैभव शिखर सम्मेलन का मतलब क्या है, वैभव का मतलब है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, प्रवासी भारतीय और हमारे देश के वैज्ञानिक और शिक्षाविद। महीने भर चलेगा, ऑनलाइन होगा, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विषय रहने वाले हैं, कई क्षेत्रों में इसका उद्देश्य है। आयोजक कौन कर रहा है यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बाकी जो महत्व है, महत्व तो मुझे उम्मीद है शायद आप अच्छे से याद रख लेंगे, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मामला है तो कहाँ का योगदान दे रहा है तो वह पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखिएगा। तो यह से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें थी। अब अपने दूसरा टॉपिक को समझ लेते हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वह किसके ऊपर है, इंडस वैली ट्रीटी यानी कि सिंधु जल संधि को लेकर के है। देखो सिंधु जल संधि वैसे तो 60 साल पुराना मामला है। यह सिंधु जल संधि अब से 60 साल पहले हुई थी, लेकिन चर्चा में क्यों है, यह चर्चा में भी इसीलिए है क्योंकि इस जल संधि ने अपने 60 साल पूरे कर लिए हैं। यह 19 सितंबर सन 1960 को की गई थी। और जब यह ट्रीटी हुई थी तो यह ट्रीटी कहाँ हुई थी, यह पाकिस्तान के कराची में हुई थी। और इसके ऊपर पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान और हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद यह समझौता हुआ था। देखो समझौता क्यों किया गया और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी था। जैसे कि हमारे देश में क्या है कि हमारे देश का जो ऊपर कश्मीर वाला हिस्सा है उस वाले हिस्से से क्या होता है, थोड़ा सा चलो ड्रॉ कर लेते हैं, आई होप आपको थोड़ा सा अच्छा क्लियर हो जाएगा उसके अंदर। तो हमारे देश का जो ऊपर से नक्शा दिखता है कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखो हमारे देश में ये जो हिस्सा है इस पॉइंट पे क्या होता है, सिंधु नदी आती है। सिंधु नदी वैसे तो भारत में बहती हुई निकलती है और भारत में बहने के बाद क्या होता है, ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर यह नीचे आकर के डेल्टा बना देती है। अब वैसे तो सिंधु नदी का यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भारत से बहते हुए पाकिस्तान में आ रही है। तो यह तो एक महत्वपूर्ण बड़ा मुद्दा था भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का इसके ऊपर दावा है कि भाई यह नदी भारत से होते हुए पाकिस्तान में जा रही है तो इसके जल के ऊपर अधिकार किसका बनता है, भारत का बनता है। लेकिन पाकिस्तान यह कहता है कि इस जो नदी है, इस नदी का जो अधिकांश हिस्सा है वह अधिकांश हिस्सा कहाँ बह रहा है, पाकिस्तान में बह रहा है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान कहता है कि इसके जो जल है, इसके जल के ऊपर हमारा अधिकार ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अधिकार को लेकर के बहुत बड़ा विवाद यहाँ बना हुआ था। वहीं अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है मिठानकोट, ठीक है ना। तो नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है अपने आप में। मिठानकोट नाम क्यों है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आकर के ना सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां इसी पॉइंट पर आकर के मिलती है, ये मिठानकोट का हिस्सा है। तो मिठानकोट में आकर के क्या होता है, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं वह आकर के इससे मिलती है। चीज क्या हो रही है वह पांचों नदियां भी कहां से आके मिल रही है, वह पांचों नदियां भी भारत से आकर के ही इसके अंदर मिल रही है। यह चीज टेंडेंसी यहाँ देखी जा रही है। तो वह 5 नदियां कौन कौन सी हम ये समझ लेते हैं। सिंधु नदी के अलावा वह 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी और व्यास। तो यहाँ चीज क्या हो रही है, जो नदियां हैं यह 6 की 6 नदियां भारत से बहते हुए आ रही है लेकिन पाकिस्तान में जा रही है, जो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच जल वितरण को लेकर के एक विवाद का बड़ा विषय बना हुआ था। और लगातार स्वतंत्रता के बाद से यह इस पर विवाद चलता रहा था। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों की कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि जो विवाद है इस विवाद को हल किया जाए और हल होने के बाद एक उचित समाधान निकाला जा सके। तो ऐसी स्थिति में उचित समाधान निकालने के लिए बीच में कौन आया, निकालने आया वर्ल्ड बैंक।
तो वर्ल्ड बैंक ने आने के बाद यहाँ पर क्या किया, अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पाकिस्तान के कराची के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कराई। अब ये सिंधु जल संधि के अंदर क्या बात हुई है समझते हैं। दरअसल क्या हो रहा है, ये सारी जो नदियां हैं वह क्या कर रही हैं, भारत से बहते हुए आ रही हैं और आकर के पाकिस्तान में चली जा रही है और ये बाद में आकर के सब सिंधु में मिल जा रही हैं। तो जल वितरण को लेकर बहुत बड़ा विवाद था, तो यहाँ पर अंत में यह फैसला लिया गया कि देखो कुल नदियां हो रही हैं 6। ये नदियां मैंने बताया पंचनाद है, इनको पंचनाद कहा जाता है। पंचनाद इसलिए कहा जाता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक इसमें है पंच और दूसरा है इसमें नाद। तो इसका मतलब क्या, पंच का मतलब होता है 5 और नाद का मतलब है नदियां। तो यह पांचों नदियां आकर के यहाँ मिठानकोट में मिल रही हैं इससे। तो क्या करा कि एक कुल 6 नदियां हैं, तो ट्रीटी कराई गई, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ट्रीटी कराई गई और तीन नदियों के ऊपर सहमति ली गई कि भाई 3 नदियों के ऊपर अधिकार जो रहेगा वह पाकिस्तान का रहेगा और 3 नदियों के ऊपर अधिकार जो रहेगा वह भारत का रहेगा। तो पाकिस्तान के हिस्से में जो नदियां आई वह नदियां थी सिंधु, झेलम और चिनाब, और वहीं भारत के हिस्से में जो नदियां आई वह रही सतलुज, रावी और ब्यास। तो अब इनके ऊपर पूरी 3-3 नदियों के ऊपर इनको पूरा का पूरा अधिकार दे दिया गया कि आप इन 3 नदियों पर अपना पूरा अधिकार रख सकते हैं, आपको जिस प्रकार से इसका जल इस्तेमाल करना है आप अपना उस नदी का जल इस्तेमाल कर सकते हैं। वही पाकिस्तान को फ्रीडम दी गई कि आप सिंधु, झेलम और चिनाब का जो भी जल है आप जिस प्रकार से इसका इस्तेमाल चाहते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अंत में यह सहमति यहाँ बना दी गई। सॉरी, अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है यह देखते हैं। जब यह समझौता हुआ तो समझौते होने के बाद एक चीज और देखी गई, वह चीज यह थी कि जब यह समझौता हुआ तो भारत को रन ऑफ द रिवर का अधिकार भी दिया गया। यह भारत को एडवांटेज यहाँ दे दिया गया था। संधि करने के साथ साथ ही नदियों का डिवीजन तो हो गया था, लेकिन नदियों का डिवीजन होने के साथ साथ क्या हुआ, भारत को रन ऑफ द रिवर का जो पावर थी वो दी गई। रन ऑफ द रिवर पावर का मतलब क्या, आप समझ पा रहे होंगे कि नदियों के संचालन का अधिकार भारत को दे दिया गया। यानी कि अब यहाँ भारत को यह अधिकार मिल गया था कि भारत जिस प्रकार से इन 3 नदियों का प्रयोग करना चाहता है, फिर वह जो प्रयोग है वह कृषि क्षेत्र में हो, नहरों के क्षेत्र में हो, जल वितरण के क्षेत्र में, जिस प्रकार से आप इस्तेमाल करना चाहे आप उस प्रकार से इन नदियों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको इन 3 नदियों के जल के ऊपर पूरा अधिकार है। साथ ही साथ अगर भारत चाहे तो आपातकालीन स्थितियों के लिए इन तीनों नदियों के जल को अपने पास रोक के रख सकता है, संचय कर सकता है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान कभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। तो यह जो जल संधि थी, यह जल संधि 19 सितंबर 1960 को करवा ली गई थी। अब यहाँ पर लेकिन यह संधि को 60 साल पूरे तो हो गए, लेकिन बीच बीच में भी लगातार विवाद इस संधि को लेकर के उठते रहे थे। पर फिर भी उसके बाद कहीं ना कहीं यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी भी सक्रिय है, बनी हुई है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान भारत पाकिस्तान संबंधों के बीच में यह दे रही है। तो नाम याद रखिएगा किस किस के बीच हुई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी भारत के जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उस समय जनरल अयूब खान, इन दोनों के बीच में यह काम हुआ था। और उसके बाद यह सिंधु जल संधि हमारे सामने आई थी और सारे फैसले इसमें ले लिए गए थे। महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, वर्ल्ड बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका के बाद ही यह संभव हो पाया था। और इस संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे यह कराची में हुए थे। ठीक है, और थोड़ा सा जो ज्योग्राफिकल इसका जो कंसेप्ट है थोड़ा सा याद रखना, आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर रहेगा और प्रश्न को हल करने में भी सहायता मिलेगी। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने इन दोनों ही टॉपिक यानी कि वैभव इंडिया और सिंधु जल संधि को बहुत अच्छे से समझ लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक काफी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि प्रश्न बनता है तो आप अच्छे से कर दीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप कर देंगे। बाकी वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी वीडियोस लगातार आपके लिए आती रहेंगी, डेली आ रही हैं और आगे भी आती रहेंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।